किस नंबर 20 दावते होना। उससे सोचा था जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो नाना अब्बू की सारी रकम चुका देगी। वो रकम जो इस वक्त वो ईमान की पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे, वो ज़मीन जो नाना अब्बू ने सलमा बेगम को दे दी थी, उससे जो सालाना पैसे आते थे वो ईमान की पढ़ाई पर खर्च हो रहे थे। ईमान को लगता था अल्लाह ने उसके लिए रास्ते आसान किए हैं, नाना अब्बू को उसकी मदद के लिए अल्लाह ने भेजा है। पर ये सब कुछ वक्त के लिए था। नाना अब्बू बीमार पड़ गए, फिर बहुत सारी दुआएं, दवाएं और इलाज काम ना आया। वो अल्लाह को प्यारे हो गए और ईमान को लगा जैसे अल्लाह के बाद जो इंसान उसके सर पर था उसे अल्लाह ने वापस ले लिया हो। और फिर वो भरी दुनिया में फिर से अकेली रह गई। सलमा बेगम की हालत बुरी थी। ईमान पाकिस्तान न जा सकी, अलबत्ता वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह परेशान थी। वक्त कैसे गुजर रहा था कुछ पता न चला। उसके 2 महीने कायनात के साथ अच्छे गुजरे थे। उससे अब यशमा की परेशानी नहीं होती थी। कुछ दिन पहले उससे यशमा को रेसा हॉल में ही देखा था, लेकिन उससे फ़र्क न पड़ा। वो जानती थी यशमा यहाँ से जाने वाली नहीं थी। वो अब अपने कमरे में अकेली रहती थी। कायनात और वो अक्सर सुबह एक साथ यूनिवर्सिटी जाती, उसके बाद कायनात अपनी एकेडमी चली जाती। ईमान अभी तक एकेडमी की फ़ीस जोड़ नहीं पाई थी। वो घर से बहुत मुनासिब पैसे लेती थी, जिसमें उसका महीना ही गुजरता था। वो चाहती थी बस वक्त को पढ़ लगे और वो उड़ जाए, उसकी डिग्री पूरी हो जाए और जल्दी से कोई जॉब करे। अब उसका दिल पढ़ाई में इस तरह नहीं लगता था जैसे वो चाहती थी, पर उसे ये वक्त गुजारना था। कोई पूछता ईमान से वो ज़िंदगी से कितनी बेजार थी। जो लोग हद से ज़्यादा सोचते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, और उसके साथ भी यही मसला था। अब्दुल पिछले 2 महीनों से गायब था, उससे कोई रब्ता नहीं किया। एक दिन कायनात के कहने पर उससे अब्दुल का नंबर मिलाया, लेकिन वो बन जा रहा था। बड़े बड़े मशहूर म्यूज़िक बैंड्स और प्रोड्यूसर्स उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी को ना मिला। तुम्हें टेंशन नहीं होती? एक दिन कायनात ने उससे पूछ ही लिया। कैसी टेंशन? यही कि अब्दुल कहाँ गायब है, वो ठीक भी है या नहीं। मेरा अब्दुल से ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं है कि मुझे उसकी इतनी फिक्र हो। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब उसका दिल होगा वो वापस आ जाएगा, उससे आम लहजे में जवाब दिया। क्या वाकई तुम्हारा उससे ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं? वो थोड़ा हैरान हुई। ईमान ने ताज्जुब से उसे देखा। ऐसे क्यों लगा आपको कि मेरा उससे कोई खास रिश्ता है? जब वो तुम्हारे आसपास होता है तो उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। मैं जानती हूँ तुम ऐसी नहीं हो, बस ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि पहली बार अब्दुल ने किसी लड़की को इतनी अहमियत दी है। सबको यही लगता है तुम और अब्दुल एक साथ हो। ये कायनात ने कैसे इंकशाफ किया था वो बताकर नसें चुरा गई, पर ईमान की नसें उस पर ठहर गई। उसके दिल को कुछ हुआ था। कोई इतना भी अच्छा होता, कोई कितना भी परवाह कर लेता, पर वो ईमान थी, उससे भी ईमान नहीं होना था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब्दुल या बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अलबत्ता मैं जानती हूँ कि मेरे दिल में क्या है और मैं मुतमईन हूँ। वो खुद पर जल्द काबू पा गई। कायनात ने सताइशी नजरों से उसे देखा। तुम्हें पता है ईमान, कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। तुम कभी भी डगमगा नहीं सकती। जाने क्यों कायनात की आंखों में हंसा उतर आया। वो दोनों एक साथ रहती थीं, पर दोनों कभी एक दूसरे पर ज़्यादा नहीं खुली थीं। वो एक साथ मार्केट चली जाती थीं, कभी कॉफ़ी पीने, कभी खरीदारी करने, पर दोनों ने कभी साथ ही बातचीत नहीं की थी। हालांकि दोनों बहुत सारे मौज़ूआत पर घंटों बातें कर लेती थीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो एक कमज़ोर बेबस इंसान हूँ। मुझे डगमगाने से डर लगता है। मैं ये तस्वुर नहीं कर सकती कि अगर मैं कभी डगमगा गई तो क्या उसके बाद मैं जिंदा रह पाऊंगी। ईमान की आंखों में खौफ उतरा। ये तस्वुर ही उसे डरा देता था। इतना मत डरा करो, क्योंकि हमारा डार्क सर हमारे अंदर से निकलता है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। कायनात फीका सा मुस्कुराई। उसका एमफिल मुकम्मल होने वाला था। ये आखिरी सेमेस्टर था। उसके बाद वो वापस चली जाती, और ईमान अक्सर सोचती थी कायनात के जाने के बाद उसके साथ कौन होगा। लेकिन बस दूर दूर तक अंधेरा दिखाई देता था। कोई रोशनी नहीं थी, कोई साया नहीं था, कोई आहट नहीं थी। तुमने ईमान के साथ क्या किया? शनाया 2 दिनों से इधर ही रह गई थी। वो मासिल का पूरा ख्याल रख रही थी। अभी वो बिना बताए कहीं गया, पर जब वो वापस आया तो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। वो ही जिसके वो लायक है। वो जो सुकून से सोफे पर बैठी सेब काट रही थी, झटके से उठ खड़ी हुई। मासिल को कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं आया था जितना इस वक्त उसे शनाया पर आ रहा था। वो गुस्से से मुठियां भींचता उसके सामने जा खड़ा हुआ। शनाया अंदर से थोड़ा खौफजदा हुई थी, लेकिन वो बाहर से मजबूत बनी रही।
तुम्हारी दोस्ती मुझ तक है शनाया, उसे मुझ तक ही रखो। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। उसकी आंखों से शोले उभर रहे थे जो शनाया को जलाकर भस्म करना चाहते थे। आज मासील सिर्फ ईमान की वजह से उसके सामने ऐसे खड़ा था। वो कैसे बर्दाश्त करती? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है शनाया, ये मेरा ज़ाती मसला है, तुम इससे दूर रहो। उससे रुख पलट लिया। शनाया के लफ्ज़ों ने उसे फिर से तकलीफ के समंदर में ढकेल दिया था। जब रात को तुम मौत के मुंह में पहुंच गए थे, तब तुम्हें बचाने वाली मैं थी, वो एमा नहीं। उससे सबके सामने तुम्हारा तमाशा बना दिया, तुम फिर भी उसके नाम की माला जप रहे हो। वो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर चली गई है मासील। तुम जानबूझकर बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? वो किसी और से मोहब्बत करती है, तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा क्या? शनाया ने उसे बाजू से पकड़कर झटके से अपनी जानी मोड़ा। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो बुरी नहीं थी, पर रकीब बुरा बना देता है। वो मुझसे मोहब्बत करेगी, उसे करना पड़ेगी। वो कितना जिद्दी था, ये आज शनाया को पता चला। तुम्हें चुनना होगा, मैं या एमा, फैसला अभी होगा। उससे खुद पर कितना घमंड था। मासिल ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया। उससे आंखें बंद थीं तो सर पर पट्टी बंधे बेड पर लेटे वजूद का सरापा उसके तस्वुर के पर्दे पर लहराया। फिर उससे आंखें खोली। सामने शनाया थी। वो उससे ही देख रही थी, पर शनाया का दिल लरस रहा था। क्या होगा अगर उससे एमा को चुन लिया? नहीं, उसे खुद पर भरोसा था। वो मासील की इकलौती दोस्त थी। मासील ने उसका बाजू पकड़ा। शनाया की जान में जान आई, लेकिन अगले ही पल वो उससे लेकर दरवाजे की जाने बढ़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर जाने का इशारा किया। तुम जा सकती हो। दिल पर हंजर से वार करने की तकलीफ क्या होती है, ये कोई शनाया से पूछता। वो बेयकीनी से मासिल को देखती रही, लेकिन वो फिर से रुख मोड़ चुका था। वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था, ये वो जानता था। क्या बचा था शनाया के पास? कुछ भी नहीं। वो मुंह पर हाथ रखते वहां से भागी। उससे सोचा था वो कभी पलट कर नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मासिल ने दरवाज़ा बंद कर दिया और शकस्सा कदमों से सोफे की जाने बढ़ गया। सीने की जलन बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दूसरे सेमेस्टर्स के मिड्स भी ख़त्म हो गए थे। वो उसके बाद यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन, किसी इवेंट पर नहीं गई। वो सारा वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। ढेरों किताबें आसपास फैलाए वो बस लिखने में मगन रहती। अब्दुल 3 महीने बाद वापस आया था। उसे देखकर ईमान ने बुरा सा मुंह बनाया। वो उस वक्त लैब में थी। क्या हुआ है माने, तुम मुझसे नाराज हो? वो नरम लहजे में पूछने लगा। नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो। कितना सर लहजा था उसका। अब्दुल चौंका। वो प्रैक्टिकल की नोटबुक ओपन किए कुछ नोट कर रही थी। मतलब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है? अब्दुल ने सवाल किया। क्या रिश्ता है हमारा? वो बिला वजह ही रूठ हो रही थी। उससे कायनात की बातें आज भी याद थीं। उसे डर लगता था कि कहीं लोग उससे गलत ना समझें। उफ, ये किरदार के अच्छे लोग हमेशा ही खौफसदा रहते हैं, और वो भी उसी कंडीशन में थी। इसीलिए वो अब सवालिया निगाहों से अब्दुल की जानिब तक रही थी। अब्दुल ने उनसे आंखों में सर्दपन महसूस किया। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्ते एहतराम के होते हैं ईमाने। और अब्दुल दिल से ईमाने की कदर करता है। अब्दुल दिल से ईमाने की अच्छाई का एहतराम करता है। उससे ईमान की आंखों में देखते जवाब दिया। ईमान के सारे अल्फाज उसका साथ छोड़ गए। लैब में मौजूद कुछ स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे थे। वो अपना सामान उठाती क्लास से बाहर जाने लगी। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि अब्दुल का दिल आ गया है तुम पर? अगर ऐसा सोच रही हो तो तुम बेवकूफ़ हो। उससे कहका लगाया। अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। वह खफा हो गई। उससे अब्दुल को घूरा। अब्दुल ने उसके घूरने पर सर से पांव तक उसे देखा। ना, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वो नाक सुकेड़ते बोला। वैसे भी मैं अच्छी लड़कियों से दूर रहता हूँ। क्यों? पूछे बिना नहीं रह सकी। भाई, खुदा से ये खास कमिटमेंट करके आती हैं। इनकी बद्दुआ गोली से भी तेज लगती है। जानती हो ना, हानि की बद्दुआ ने आरजे को तबाह कर दिया था। वो बोलते बोलते आखिर में संजीदा हो गया। हानि और आरजे के जिक्र पर ईमान की धड़कन रुकी। तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जबकि अब्दुल इधर उधर देख रहा था। तुम वेलेंसिया क्यों आई हो? उल्टा सवाल आया। पढ़ने, यकलफ्सी जवाब दिया। वो तो तुम कहीं भी जा सकती थी, पर वेलेंसिया ही क्यों?
वो अब उसकी जाने मुतवज्जा हो चुका था। एडमिशन ही मुझे यहाँ मिला, उससे एक और जवाब दिया। वो अपनी बात पर कायम रहना चाहती थी। वो तो तुम्हें कहीं और भी मिल जाता अगर तुम कोशिश करती, फिर वेलेंसिया ही क्यों? उसकी सुई अटक चुकी थी। ईमान ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। जिसे तुम ढूंढने आई हो ना, जिसकी तलाश में आई हो, जिसे तुम एक बार मिलना चाहती हो, मैं भी उसी के लिए आया हूँ। मैं भी एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब चाहिए। उसका इशारा रूहान जबील की तरफ था। ईमान बेयकीनी से उसे देखती रही। क्या वो सच कह रहा था? वो कौन से जवाब थे जो उसे रूहान जबील से चाहिए थे? गला खुश्क हुआ तो वो चेहरे का रुख मोड़ गई। जब वो पाकिस्तान में थी तब उससे उड़ती उड़ती एक खबर सुनी थी कि डॉक्टर रूहान जबील को वेलेंसिया में देखा गया था और वो इसी उम्मीद पर यहाँ आ गई। कितनी पागल थी वो! उससे ठीक किया था या गलत, ये आने वाला वक्त बताने वाला था। फिल वक्त तो उससे अब्दुल और आरजे के दरमियान जो कनेक्शन था उससे उलझन में डाल दिया था। वाई डोंट यू लव मी? पूरे हफ्ते बाद मासील का उसे मैसेज आया था। उससे भरकर नजरअंदाज कर दिया। वो जानती नहीं थी या फिर जानबूझकर अनजान बन रही थी कि मासील किस कर्ब से गुजर रहा था। किसी मोहब्बत करने वाले को ही इनकार की तकलीफ का एहसास होता है। उससे कोई जवाब नहीं दिया। उसके सर का जख्म अब ठीक हो चुका था। उस दिन वो अकेले ही क्लिनिक आई थी। उसकी पट्टी आज उतर चुकी थी। डॉक्टर ने एक क्रीम दी थी जो उसे जख्म पर लगानी थी। वो वापस जाने के लिए क्लिनिक से निकली तो मासिल उसके सामने खड़ा था। उससे अब तक अगला कोर्स शुरू नहीं किया था। पूरा एक हफ्ता उसने ईमान से दूर रहने की कोशिश की थी, पर वो उससे हर जगह तो महसूस होती थी। वो उसके ऑफिस में जहाँ बैठकर वो काम करती थी कितनी बार गया था। वो उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता था। वो उससे कभी नमाज पढ़ती दिखाई देती तो कभी चाय पीती, कभी किसी स्टूडेंट के मसाइल सुनती तो कभी पूल में तैरती बतखों की तस्वीरें बनाती। वो इंस्टीट्यूट से तो आ गई थी पर अपना नक्श छोड़ कर आई थी। सारे मुजस्मे जैसे उसी की बातें करते थे। वो उसे देखकर रुक गई। हाय, कैसी हो? वो कोट की जेबों में हाथ डालता उस तक आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। कैसा लिया दिया सा अंदाज था। वो अब क्लिनिक से निकलकर पैदल ही चल पड़ी। उसे बस स्टॉप तक पैदल ही जाना था। हम बात तो कर ही सकते हैं ना? जो भी हुआ उसे भूल जाओ। उस सब के लिए आई एम सॉरी। मुझे बिना पूछे वो सब नहीं करना चाहिए था। वो माजरत करने आया था। इट्स ओके। दिल उससे दौड़ा था। माफ़ी उससे मांगनी थी पर उससे मासिल की माफ़ी को कबूल कर लिया। इसीलिए वो उसे पसंद आई थी। हम चाय पी सकते हैं कहीं बैठकर? ये सवाल नहीं था, अर्ज सी, लेकिन उससे ना सुनी। मैं ज़रा जल्दी में हूँ। सच सा जवाब सुनकर वो खामोश हो गया, लेकिन उसके साथ ही चलता रहा। बस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। वो रुक गई, पलटकर उसे सवाली नजरों से देखा, जैसे कह रही हो जल्दी पूछे। मज़हब के अलावा और वो कौन सी वजह है जो तुम्हें मुझसे दूर रखती है? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? मेरे ख्याल से मजहब काफ़ी है। और जहाँ तक बात है दूसरे सवाल की, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। कब कहाँ किससे मोहब्बत हो जाए मैं खुद भी नहीं जानती। और अगर मोहब्बत हो भी गई तो उसे खुद तक ही रखूंगी। उसे साफ साफ जवाब दिया। ये तो जुल्म है ना? ईमान अगर उससे मोहब्बत कर भी लेती तो उससे न बताती। अफसोस, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है मिस्टर मासील, कि वो मोहब्बत को कैसे और कहाँ रखता है अपनी ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हो? अगला सवाल हाजिर था। अपनी माँ से। जवाब सच था। और सबसे ज़्यादा नफरत? वो जल्दी जल्दी सब जान लेना चाहता था। अपने बाप से और अपने खानदान के सारे मर्दों से। जहरी जहर घुला था उसके लहजे में। वो साकित रह गया। क्या वो किसी से नफरत कर सकती थी, वो भी बाप जैसी हस्ती से? उससे अब एहसास हुआ था। ईमान अक्सर अपनी माँ का जिक्र करती थी पर उससे कभी उसके मुंह से पापा का लफ्ज़ नहीं सुना था। कोई अपने डैड से नफरत कैसे कर सकता है? वो अभी तक हैरान था। क्या थी वो लड़की? पर्द दर पर्द, तह दर तह। जाने कितने रूप थे उसके, जाने कितनी परतें थीं जो अभी खुलनी थी बाकी थीं। बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर मासिल आपने। कोई अपने बाप से नफरत नहीं कर सकता, पर मुझे पता ही नहीं है कि बाप कैसा होता है, ये रिश्ता, ये एहसास कैसा होता है। मैं। वो बोलते बोलते चुप हो गई। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ कांप उठी। मासिल उसे बेयकीनी से देख रहा था। उसके वजूद में वासिया लर्जिश थी। वो कुछ लम्हे खड़ी रही और फिर पलट गई। तेज से इस कदम उठाती
वो उससे दूर जा रही थी। वो अपने कमरे में बैठी कैलकुलेटर ओपन किए हिसाब लगा रही थी। सारे ड्यूज़ और महीने का खर्चा निकाल कर उससे बाकी पैसे टोटल किए तो अब भी उसकी कुरान एकेडमी की फ़ीस पूरी नहीं हो पा रही थी। फ़ीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी, पर उसके पास बजट नहीं था। उससे पिछले 2 माह में कोई शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन अक्सर औक़ात उसे किसी न किसी वजह से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती थी। जो वो इकट्ठे करती थी, वही लग जाते थे। उफ़! अभी भी कम है। उससे फ़ोन साइड पर फेंक दिया। कभी-कभी वो खुद से अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाती थी। वो बेख्तियार कहती थी कि अल्लाह जी, या तो आप मेरे अंदर इतनी जुस्तजू पैदा ना करते या फिर मुझे पैसों की कमी ना देते। मैं पूरी दुनिया घूम कर अपनी इस इल्म की तलब को पूरी कर लेती। और फिर थोड़ी देर बाद वो अल्लाह से अपने खफ़ा होने की माफ़ी भी माँग लेती। पर हम इंसान नहीं जानते कि अल्लाह ने हमारे रास्ते किस तरह से आसान किए होते हैं। उस रात कायनात एकेडमी से आई तो वो बहुत खुश थी। उससे आते ही ईमान को गले लगा लिया। ये एक अजीब सा एहसास था। वो इंसानों से दूर का रिश्ता रखती थी। वो सलमा बेगम और मेसू और मेहरबानों के अलावा कभी किसी के गले नहीं लगती थी। ये खुशगवार सा एहसास था। शायद कायनात की अपनायत की एनर्जी को उसके जिस्म के सेल से महसूस कर लिया था। बहुत बहुत मुबारक हो। उससे ईमान को देखते कहा। ईमान ना समझी के आलम में उसे ही देखती रही। यू आर लकी, और तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। तुम जानती हो, एकेडमी ने ऑनलाइन पब्लिश होने वाले कॉलम्स पर रिसर्च की और पहले 3 कॉलम्स उन्हें पसंद आए। उन्होंने उनके राइटर्स को एकेडमी में फ्री एडमिशन देने का ऐलान किया है। ये इतनी बड़ी खबर थी कि ईमान सुन हो गई। कुरान और साइंस की छिड़ी जंग पर जो तुमने लिखा, आज वो हमें दिखाया जा रहा था। यकीनन तुम्हें जल्द ईमेल आ जाएगी। हमारे प्रोफेसर तुम्हारे लिखे कॉलमों से बहुत इम्प्रेस थे। लगन सच्ची हो तो दरवाजे खुल ही जाते हैं। हंस तो पागल। और फिर वो मुस्कुराती, बेख्तियार ही आंखों में नमी उभर आई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उससे आंसू साफ करते बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर पहले छाई सारी कुल्फत, सारी उदासी खत्म हो चुकी थी। किसको चाहूं कि तेरे सहर को कमतर कर दे। मासिल पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं निकला था। उसका ज़्यादातर वक्त स्टूडियो में गुजर रहा था। वो जिस ज़हनी कैफियत और हैसियत से गुजर रहा था, ये सिर्फ वो जानता था। इस वक्त वो मुजस्मे बनाने वाले आमेज़े में हाथ डाले उसे किसी शक्ल में लाने की कोशिश कर रहा था। उसकी दाढ़ी पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और वो खुद बुरी तरह से टूट चुका था। क्या हो तुम उम्मे ईमान? तुम्हें क्यों मैं एक मुजस्मे में नहीं डाल पा रहा? वो जोर से चिल्लाया और ठोकर मारकर मेज़ को दूर गिरा दिया। वो थक गया था, पर वो हार नहीं मान सकता था। उसे लगा था वो ईमान का मुजस्समा बना लेगा तो शायद उसके अंदर की हैसियत कम हो जाएगी। पर 3 दिन की लगातार कोशिश के बाद भी वो नाकाम रहा था। वो बड़े बड़े मुजस्समे बनाने वाले मासील दिबुतसाज एक आम लड़की को बुत में डाल ना सका। आखिर ऐसा क्यों था? क्यों उस लड़की का वजूद मासील के वजूद से इनकारी था? आखिर कौन था उन दोनों के दरमियान? मैं नहीं तो कौन? कौन चाह सकता है उसे मेरे अलावा इतना? वो फिर से चिल्लाया। उसने पास रखे टॉवल से हाथ साफ किए और फिर सिगरेट की डब्बी उठाकर उसमें से सिगरेट निकाली और लाइटर से सिगरेट जलाने के बाद लाइटर को दूर फेंक दिया। फिर उससे काररूस के मुजस्मे की जानिब देखा। मैं उसे लेकर इस दुनिया से उड़ जाना चाहता हूँ, कहीं दूर जाना चाहता हूँ, पर अफसोस ये मेरे बस में नहीं है। वो खुद हैरान था। उसकी सारी मुजस्मागिरी धरी की धरी रह गई थी। वो उसे आर्ट कहता था, फिर वो उस आर्ट में फेल हो गया था। कैसा आर्टिस्ट था वो? वो इसी कश्मकश में सिगरेट फूंके जा रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। कोई अनजान नंबर था। उससे फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फ़ोन करने वाला भी ठीक था। फ़ोन बजता रहा। तंग आकर उसे फ़ोन उठाना पड़ा। मैं जानती हूँ, मोहब्बत में ठुकराया मर्द पुरपुरी रेत की मानद बिखर जाता है। मैं आपको समेट लूँगी, बस मुझे मौका दीजिए। किसी औरत की आवाज़ थी। कौन? उसके चेहरे के नकूश तन गए। मैं एड्रेस और लोकेशन सेंड कर रही हूँ। जब आपका दिल चाहे, आप मेरे पास आ सकते हैं। यकीन करें, सब भूल जाएंगे। एमा को भी। जिंदगी में पहली बार उसे किसी औरत की दावतें गुनाह बुरी लगी थी। फ़ोन बंद हो चुका था और उसका दिमाग मज़ीद उलट गया। कुछ देर बाद उसे मैसेजेस वसूल हुए। वो औरत और कोई नहीं, उसकी एक स्टूडेंट थी। वो शादीशुदा थी, फिर भी उससे बुला रही थी। उससे ईमान बेख्तियार याद आई। मासिल का खुद का मानना था कि किसी भी सूरत अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए, पर यहाँ धोखा वो औरत दे रही थी।
मासील को उससे कोई गर्ज नहीं था। वो कुछ देर इसी हालत में बैठा सोचता रहा और जब सिगरेट के धुएं की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी तो उससे सिगरेट फेंक दिया। वो जा सकता था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, पर वो जा नहीं सकता था। वो उससे कदम बांध चुकी थी। उसका खालिस्पन अब मासील के पैरों की जंजीर बन चुका था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उससे ईमान का नंबर मिला दिया। क्यों ना उसका सुकून बर्बाद किया जाए जो मासील की इस तकलीफ की वजह थी। रिंग हो रही थी पर ईमान फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। और इसी खुशी में जब अब्दुल ने उससे फ़ोन करके कॉफ़ी का पूछा तो वो मना नहीं कर पाई। कहाँ जा रही हो? उसे शूज़ पहनते देखकर पहली बार कायनात ने पूछा था। अब्दुल का फ़ोन आया था, इसीलिए पूछे बिना नहीं रह पाई। कॉफ़ी पीने, अब्दुल इंतज़ार कर रहा है। वो शू लेसिस बांधती उसे बताने लगी। तुम भी चलो साथ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। उससे कायनात की जानिब देखा। और अब्दुल, उसको बुरा लगा तो? कायनात ने हर्षा जाहिर किया। अरे उसको छोड़ो, वो वैसे भी अच्छी लड़कियों से दूर रहता है। चलो आओ, आज उसे तंग करते हैं। ईमान को शरारत सूझी। कायनात उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर पुरजोश से अब्दुल की हालत खराब करने जा रही थी। बॉस, मिस्टर अधम की हालत में जो सुधार आया था वो फिर से बिगड़ने लगा है। वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है, वो लड़की उसे रिजेक्ट कर चुकी है। फोन पर उभरने वाली आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कॉल लैंडलाइन पर की गई थी। स्पीकर ऑन था। वो चंद फाइलें सामने फैलाए उन पर झुका हुआ कुछ ढूंढ रहा था, पर ये बात सुनते ही वो सीधा हो बैठा। ऐसी कौन सी लड़की है जिससे मिस्टर मासील को रिजेक्ट कर दिया? वो थोड़ा हैरान हुआ। आप कहें तो मैं लड़की की तस्वीरें भेज देता हूँ, पर लड़की ने साफ साफ मना कर दिया है। वो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, तुम उन पर नज़र रखो। मासील बहुत बड़ी चीज़ है। वो किसी सूरत अपनी पसंद की औरत को हाथ से जाने नहीं देगा। वो उसे मना लेगा। उसे पूरा यकीन था। बॉस, मुझे भी पूरी उम्मीद है। अगर ये लड़की मिस्टर अदम की ज़िंदगी में आती है तो उसके सुधरने के चांसेस 90% है। ये बात सुनते ही उससे फाइल बंद कर दी। तो फिर ऐसे हालात पैदा कर दो कि उसे आना ही पड़े। लहजा कितना सर्द था, जैसे इंसानों को कठपुतलियों की तरह नचाना उसका पुराना मशगला हो। कर दिया है। यकीनन अब कुछ तो बदलाव आएगा। फोन करने वाले ने इतला दी। वेरी गुड। उससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता, उसका मोबाइल फ़ोन ब्लिंक करना शुरू हो गया था। नंबर देखा तो दाइमा का नाम चमक रहा था। उससे फ़ोन करने वाले ने तस्वीरें भेजी थीं, पर उससे लड़की को देखने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। फ़ोन बजता रहा पर उससे ना उठाया और ना ही उससे ईमेल खोलकर उस लड़की का चेहरा देखा जो मासिल की दुनिया बन चुका था। फ़ोन बज कर खुद ही बंद हो गया। उससे उठाने की सहमत न की। वो किसी पुरानी फाइल को खोले, जाने उसमें क्या खोज रहा था। मिस्टर मासील, क्या मुझे आपको कुछ और क्लियर करने की ज़रूरत है? वो फ़ोन उठाते ही दबे दबे गुस्से से बोली। मुझे एक शादीशुदा औरत ने आज रात अपने पास गुजारने की दावत दी है। तुम बताओ, मैं जाऊं या ना? उससे टोक बात की। ये सुनते ही ईमान का दिमाग घूमा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम्हारे लिए बकवास होगी, मेरे लिए दावत है और मैं इजाज़त तुमसे मांगने आया हूँ। अजीब पागल आदमी था। ईमान खामोश हो गई। इतना तो वो जानती थी, मासील झूठ नहीं बोलता था, पर ये सब वो उससे क्यों बता रहा था? रात आपने गुजारनी है, इजाज़त मुझसे क्यों मांग रहे हैं? आपकी मर्जी है, आप जो चाहें करें। बस तुमसे इजाज़त चाहिए। उससे अपने अल्फाज सुराए। मैं आपकी क्या लगती हूँ जो आप इस गुनाह की इजाज़त मुझसे मांग रहे हैं? वो अपने गुस्से पर काबू ना रख पाई। मासिल ने कभी उसको इतनी बुलंद आवाज़ से बात करते नहीं सुना था। यकीनन उससे बुरा लगा था। तुम वही हो जिससे मुझे अपने शहर में कैद कर रखा है, जिसके वजूद ने मेरे पाँव में ऐसी जंजीर डाल दी है कि मैं कहीं जा ही नहीं सकता। दोनों जानिब खामोशी छा गई। ईमान के पास अल्फाज नहीं बचे थे। वो उसकी बात का क्या जवाब देती? जब मैं कैदी तुम्हारा हूँ तो इजाज़त भी तुम्हें ही देनी होगी। वो उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप जा सकते हैं, जिसके साथ चाहें जितनी चाहें रातें गुजार सकते हैं। उससे अपनी जान छुड़ाना चाहिए। सोच लो, सोच लो। अगर कल तुम्हारे खुदा ने तुमसे पूछ लिया कि अधम को गुनाह करने क्यों जाने दी, तो क्या जवाब दोगी? उसकी बात सुनते ही वो तिल मिला कर रह गई। मासिल ने उसी कमजोरी पकड़ ली थी। आपके नज़दीक ये सब गुनाह नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे नज़दीक तो है ना, तुम कैसे जाने दे सकती हो?
वो हैरान था। अधम प्लीज, वो एहतजाजन चिल्लाई। तुम्हारे पास 24 घंटों का वक्त है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। वो उसे नई मुसीबत में डालकर खुद फोन बंद कर चुका था। आखिर वो अकेला क्यों तड़पे? कुछ तो इस दुश्मनी जहाँ को भी तड़पना चाहिए था।